हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 6 इस RSCB MCQ सीरीज़ का, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले RSCB एग्ज़ाम्स में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी बुक्स जैसे कि VK मेहता, JB गुप्ता, RK राजपूत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से अपने पैनल कॉपीज़ को साइड में रखकर इस सेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ से आप बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 मटेरियल्स की BH कर्व गिवन है ABCD, और इनमें से हमसे पूछा गया है कि लोएस्ट रिटेंटिविटी कौन से मटेरियल की है। यहाँ पर रिटेंटिविटी कहने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो कितनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर सकता है, यानी कि जब हम उस पर इंड्यूस फील्ड को हटा लें तो उसके पास कितनी मैग्नेटिज्म रह जाती है, उस चीज़ को कहते हैं रिटेंटिविटी। और इस BH कर्व के अंदर ये शो होती है। जैसे मान लीजिए ये एक कर्व है, तो यहाँ का जो पार्ट है ये वाली चीज़, ये चीज़ शो करती है रिटेंटिविटी। तो इसके अंदर सबसे कम जो Y एक्सिस पे जो ग्राफ जा रहा है वो है D। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा D। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो DC मशीन होती है उसके अंदर शंट रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आर्मेचर यहाँ पर लगा हुआ है और इसके पैरेलल में ही हम शंट फील्ड लगाते हैं। अब शंट फील्ड हम लगाते इसलिए हैं कि हम नो लोड पे आउटपुट को कंट्रोल कर पाएँ, और जब मशीन लोडेड होती है तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा करंट आर्मेचर में देना होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट आर्मेचर में जाए तो इसका रेजिस्टेंस को लेते हैं हम लो और शंट के रेजिस्टेंस को रखते हैं हाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, यानी शंट का रेजिस्टेंस होता है हाई और आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है लो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले RSCB एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है कंडीशन ऑफ द सॉइल, दूसरा है मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, तीसरा है कि सॉइल का टेम्परेचर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉइल की कंडीशन के ऊपर, उसमें कितना मॉइस्चर है उसके ऊपर, और सॉइल के टेम्परेचर, तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर के अंदर अगर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे है अगर वो, तो उसके अंदर अगर हम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को कम करेंगे तो पावर फैक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को हम कम करेंगे तो आर्मेचर के अंदर जो करंट होगा वो भी कम हो जाएगा, और सिंक्रोनस मोटर के अंदर V कर्व के अकॉर्डिंग IA जो चलता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है कॉस थीटा के, यानी कि पावर फैक्टर के। तो जब IA की वैल्यू हो जाएगी कम तो पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर बी। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख के चलनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जनरेटर बैटरीज को चार्ज करने में काम आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शंट जनरेटर। यहाँ पर शंट जनरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो होता है कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना वो होती है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा। और जो सीरीज़ जनरेटर होता है वो यूज़ किया जाता है एज ए बूस्टर, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। और टैको जनरेटर हम स्पीड मेज़र करने में यूज़ करते हैं किसी भी इंजन की या जनरेटर की। जो कंपाउंड जनरेटर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है हैवी पावर सर्विसेज में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो बेस रजिस्टर बाइसिंग यूज़ की जाती है ट्रांजिस्टर के अंदर, उसका डिसएडवांटेज कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा
इज़ सेंसिटिव टू द चेंज इन बीटा, यानी कि बीटा की थोड़ी सी भी अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो लगभग 3 गुना हो जाती है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी पावर एम्पलीफायर के अंदर। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बीटा की वैल्यू स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर के लिए जो होती है ना, स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर के लिए जो होती है वो होती है 100 से 300 तक। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है बाइसिंग प्रोवाइड करने का। तो उसका जो सही आंसर होएगा वो होगा वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये इसका आंसर होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको किसी कॉपी में या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो टाइम बचाने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ से हमें पूछा गया है कि जो आर्क फर्नेस के अंदर पावर फैक्टर यूज होता है वो कितना होता है। तो जो आर्क फर्नेस ऑपरेट होता है वो हमेशा ऑपरेट होते हैं लो लैगिंग पावर फैक्टर पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क होती है अनस्टेबल और उसको स्टेबल करने के लिए हम उसके अंदर यूज़ करते हैं चोक का। और जैसा कि आप सबको पता है चोक में रिक्वायरमेंट होती है मैग्नेटाइजिंग करंट की। और मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है कि जब भी मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू जहाँ पर भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाती है लो। तो इसलिए जो यहाँ पर पावर फैक्टर होता है वो होता है लो लैगिंग पावर फैक्टर। जो इसका सही आंसर है वो होगा 0.707 लैगिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर जो यूज़ होता है एसी वेल्डिंग सेट्स के अंदर वो कौन सा यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई आती है घर में वो आती है 230 वोल्ट, जबकि हमारे को जो रिक्वायरमेंट होती है वेल्डिंग के अंदर वो रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट 50 वोल्ट्स के लिए जनरल पर्पज़ में, और 80 वोल्ट्स के लिए अगर कोई स्पेशल पर्पज़ है तो स्पेशल पर्पज़ में 80 वोल्ट्स तक की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको 280 से 50 और 80 पे कन्वर्ट करने के लिए जो हमें ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है स्टेप डाउन, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को हम घटा सकते हैं विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मेल्टिंग टेम्परेचर टंगस्टन का कितना होता है। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है टंगस्टन का वो होता है 3422 डिग्री केल्विन। पर इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर हमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है 3655। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, उनमें आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है। इसलिए तो देखो तीनों ऑप्शंस 2000 की रेंज के दे रखे हैं और एक 3000 दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है जिसमें आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ेगा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि डीसी शंट जनरेटर की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसको मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ एक बार और समझा भी देता हूँ। इस टाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है डीसी शंट जनरेटर के अंदर, और वो बनती है लोड करंट IL और टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच में। अब वो बनती कैसी है कि वो लगभग कांस्टेंट होती है, बस थोड़ा सा उसके अंदर ड्रॉप आता है। और ये ड्रॉप किस लिए आता है? ये ड्रॉप आता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो इसलिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, और इसका आउटपुट होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसको बैटरी चार्जिंग में भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि I2R लॉस और ओमिक लॉस को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो I2R लॉस को हम कहते हैं कॉपर लॉस। इसका सही आंसर है A। जो आयरन लॉस होते हैं, आयरन लॉस वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एडी करंट लॉस और एक हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये भी आप ध्यान रखना, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मशीन के अंदर जो मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके वेव फॉर्म की शेप कैसी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फ्लैट टॉप, यानी कि उसकी इस टाइप की कुछ वेव फॉर्म की शेप होती है। इसे ट्रेपेजॉइडल भी कह सकते हैं। जो ट्रायंगुलर, इसके अलावा आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ट्रायंगुलर जो शेप होती है वो होती है आर्मेचर एमएमएफ की। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे
RACP वाले एग्ज़ाम्स में। और सैडल शेप जो होती है वो होती है आर्मेचर फ्लक्स की। ये दोनों चीज़ें भी आपके कॉपी में मेंशन होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैगर यूज़ होता है वो इनमें से किस रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जो इसका सही आंसर है वो है इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए हम मैगर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको जो बात याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये याद रखनी है कि जो लो के लिए हम जो यूज़ करते हैं मेथड्स वो हैं VI मेथड, पहला VI मेथड। दूसरा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पोटेंशियोमीटर मेथड। और थर्ड जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो मीडियम के अंदर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कैरी फोस्टर, एक पहला मेथड ये याद रखिएगा। दूसरा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ओम मीटर। तीसरा यूज़ किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपने सुना ही होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करने के लिए। और जो फोर्थ यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है सब्स्टिट्यूशन ब्रिज। मैंने इसी तरह सभी क्वेश्चंस आपको खोलकर समझाएं पिछले वीडियोस में भी इस सीरीज़ के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो CRO के अंदर सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एक्वाडग। एक्वाडग होता है लिक्विड सॉल्यूशन ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्वीप होता है सीलिंग फ़ैन का वो किससे इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर स्वीप कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये एक फ़ैन है, तो इसका ये जो सर्कल बना रहा है, मान लीजिए टिप टू टिप जो वैल्यू है यहाँ से लेके अब जब आप इसकी पूरा जो डायमीटर देखेंगे इस चीज़ को बोला जाता है स्वीप। और ये आपने देखा होगा कई फैंस में लिखा हुआ आता है 1200 mm का ये फ़ैन है, इस टाइप से लिखा हुआ आता है। तो वो कितना होता है 48 इंचेस यानी 1200 mm। तो उसको जो मेज़र किया जाता है स्वीप को वो हमेशा मेज़र किया जाता है mm के अंदर। तो इसका सही आंसर है वो होगा A mm। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सीलिंग फ़ैन में इनमें से कौन सी मोटर का यूज़ किया जाता है। तो जिसका सही आंसर है वो होगा कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि जो इस मोटर का टॉर्क होता है वो होता है यूनिफॉर्म और ये वर्क करती है हाई पावर फैक्टर पे। और यूनिवर्सल मोटर यूज़ की जाती है मिक्सर्स के अंदर, ग्राइंडर्स के अंदर, ब्लोवर्स के अंदर। और स्प्लिट फेज़ मोटर का हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन में भी यूज़ की जाती है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखते हुए चलनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी भी रोटर के अगर हम नंबर ऑफ पोल्स को डिक्रीज़ करेंगे तो स्पीड ऑफ रोटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने जैसे कि फॉर्मूला देखा होगा NS = होता है 120 F/P। जब आप पोल की वैल्यू को कम करेंगे तो जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D इंक्रीजेस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वाटमीटर मेथड के अंदर किसी बैलेंस लोड के अंदर जब हमें रेजिस्टिव लोड दिया हो तो उस केस में वाटमीटर की जो वैल्यूज़ होंगी उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टिव लोड दिया हुआ है तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। और जब भी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो W1 = W2 होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A, W1 = W2। मैं आपको एक टेबल के थ्रू इसको और ज़्यादा याद करने की कोशिश कराता हूँ। तो टेबल में आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर फ़ाई, और यहाँ पर लिखना है पावर फैक्टर की वैल्यू जो भी आएगी, और यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन। जब फ़ाई की वैल्यू होगी 0 डिग्री तो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 1, और जो रिलेशन होगा वो होगा W1 = W2। और जब फ़ाई की वैल्यू होगी 30 डिग्री तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.866, और जो रिलेशन होगा इनके बीच में वो होगा W2 = होगा 2 × W1 के। इसी तरह आगे भी नोट करना है, जब पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 60 डिग्री तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी 0.5, और इस केस में जो होगा W1 हो जाएगा 0
और W2 की वैल्यू हो जाएगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब हम 75 डिग्री पे देखेंगे तो जब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, W1 की वैल्यू होगी नेगेटिव और W2 की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। और 90 डिग्री पे जब पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा W1 इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ W2। तो ये वाली टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसके ऊपर इसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पावर फैक्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर है एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस कोर की। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 50, और जो करंट की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 4 एम्पियर्स। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NI अपॉन में L, यानी कि हमें एक चीज़ यहाँ पर गिवन नहीं है, वो है लेंथ ऑफ द कोर, तो वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ ऑफ द कोर निकालने के लिए हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, रुकिए। लेंथ ऑफ द कोर निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का पैरामीटर इसी तरीके से निकलता है। यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है, ये देखिए यहाँ पर 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, और ब्रेथ जो हमें गिवन है वो गिवन है 4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 38 सेंटीमीटर। इस चीज़ को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो जो चीज़ें हमें गिवन है। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 50, i की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 4, और जो l की वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली है 38 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻2 से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 526.3 एम्पियर टर्न्स। तो इसके आसपास जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो है C 526, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 526 एम्पियर टर्न्स। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी परमेबिलिटी कितनी ली जाती है। तो उसकी परमेबिलिटी ली जाती है हाई। अब इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। डायमैग्नेटिक की जो परमेबिलिटी होती है वो होती है स्लाइटली लेस देन 1, और जो पैरामैग्नेटिक की होती है वो होती है स्लाइटली मोर देन 1। ये दोनों चीज़ें भी आपको याद करते हुए चलनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि माइका की रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो माइका यहाँ पर है क्या, माइका है एक इंसुलेटर, और जैसा कि आप सभी को पता है इंसुलेटर के अंदर होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि चार्जिंग करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन, यानी चार्जिंग करंट की वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जब भी होती है तो लाइन लॉसेस बढ़ते हैं घटते हैं या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चार्जिंग करंट कब फ्लो करता है, जैसे कि ये दो लाइन्स हैं, इनके बीच का जो ये पाथ है ये चीज़ एज ए डाइलेक्ट्रिक वर्क करता है। और जब भी ट्रांसमिशन लाइन नो लोड की कंडीशन पे होती है तो इस कैपेसिटेंस की वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो करता है जिसे हम कहते हैं चार्जिंग करंट। और जब वो फ्लो करता है तो उसकी वजह से लाइन लॉसेस हो जाते हैं इंक्रीज़। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, इंक्रीज़ द लाइन लॉस। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, जिसका वो मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर वहाँ पे हुआ क्या था कि मैंने सी आंसर सेलेक्ट करने की बजाय ए को सिलेक्ट कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है पोल फेसेस। इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था,
इसका आंसर भी दिया था कई लोगों ने कमेंट में, तो इसका जो सही आंसर है वो है 100 किलो ओम। और ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट, यानी कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं उसमें वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। तो जिसे भी इसका आंसर आता है वो कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें इनकरेज करने के लिए आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।